तो हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 2 लेके आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो तुम लोग पहले से 11th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो, मोलैरिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सब पढ़ ली थी। और हम लोगों ने साथ साथ सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन भी ले लिया था। कोई सा भी ऐसा बालक जिसने वो वीडियो नहीं देखी या वो वीडियो देखना चाहता है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक लगा दूंगा यूट्यूब वाले बच्चों के लिए। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को हमारी साइट skillshala.in के ऊपर देख रहे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करें, इसकी पहली वीडियो मैं वहां पे अपलोड कर चुका हूं। और साथ ही साथ जितने भी नोट्स मैं अपनी वीडियो के अंदर यूज करता हूं वो सारे हमारे वेबसाइट skillshala.in के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। तुम वहां पर जाकर के वो सारे के सारे नोट्स देख सकते हो और देख सकते हो, सारे के सारे नोट्स देख सकते हो, सारे डाल रखे हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के तुम्हारे आगे जितने भी 10 चैप्टर केमिस्ट्री के सारे नोट्स एकदम A1 क्वालिटी, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के डाल रखे हैं। और बिना टाइम वेस्ट करे आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 1 से थोड़ी सी बात मैं तुम्हारे को याद करवाना चाहूंगा। वो थोड़ी सी बात क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता था, होमोजीनियस मिक्सचर को जनरली हम लोग क्लीन सॉल्यूशंस भी कहते थे। क्लीन सॉल्यूशन का मतलब क्या कि मिलाए तो कोई दो चीजें, दिखाई कोई एक ही दे। जैसे मिलाया मैंने नमक और मिलाया मैंने पानी और दिखाई मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी दे रहा है, भले ही वो बन चुका सॉल्ट सॉल्यूशन है, बन चुका वो भले ही सॉल्ट सॉल्यूशन है, बट कहीं ना कहीं सॉल्ट के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होने की वजह से सॉल्ट के पार्टिकल मुझे सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर दिखाई नहीं देते थे। ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते थे। और हम लोग जनरली जो सॉल्यूशंस पढ़ते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, जिनके अंदर दो सब्सटेंसेस मिलाते हैं, एक मिलाते हैं सॉल्यूट और एक मिलाते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा मोर अमाउंट में डिसॉल्व होता है और सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में डिसॉल्व होता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ के आ चुके थे। तुम कहोगे मास्टर आज हमारे को ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आज की कहानी हमारे पास यहीं से निकलेगी। आज का टॉपिक हमारे पास होने वाला है सॉल्युबिलिटी। क्या होने वाला है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तुम्हें नाम से ही पता लग रहा है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस कितना ज्यादा सॉल्युबल हो सकता है, या तो तुम ऐसा कह लो कि कोई सा भी सब्सटेंस की कितनी ज्यादा टेंडेंसी है वो सॉल्यूशन बना सकता है। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या, सॉल्युबिलिटी जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं, मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैंने बोला कि मेरे पास एक बीकर है और उसके अंदर ना मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया। क्या ले लिया? 1 लीटर वाटर। मेरे पास एक दूसरा बीकर है, उसके अंदर भी मैंने क्या ले लिया? उसके अंदर भी मैंने ले लिया 1 लीटर वाटर। क्या कुछ गलत था? मैंने दोनों के अंदर 1 लीटर वाटर ले लिया। अब अगर मैं इसके अंदर नमक मिलाना चाहता हूं, NaCl, सॉल्ट, तो ये समझो 1 लीटर वाटर के अंदर जो मैक्सिमम नमक मैं मिला पाता हूं वो होता है मान लो 500 ग्राम। मान लिया, मैंने एग्जांपल ले लिया कि मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर 500 ग्राम नमक मिलाया और 500 ग्राम नमक मिलाने के बाद मैं क्या देख रहा हूं, हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो चुका है, सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट हो रखा है। सैचुरेट हो चुका है मतलब सैचुरेट होने का मतलब क्या, उसके अंदर फर्दर नमक नहीं मिलाया जा सकता। अगर मैं नमक, तुम क्या एक बात बताओ, डिसोल्यूशन होता कैसे, मिक्स होता कैसे है? मैं तुम्हें पता, पानी के पार्टिकल के बीच में गैप होता है। जैसे ही जैसे मैं नमक मिलाता जाऊंगा तो जो नमक के पार्टिकल है वो पानी के पार्टिकल के बीच में अपनी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करते रहेंगे। हाँ कि ना? एक टाइम ऐसा आएगा नहीं जब पानी के अंदर के सारे पार्टिकल्स की जगह जितनी भी है वो भर जाएगी। बिल्कुल सही है, मैं नमक मिलाता जा रहा हूं, मिलाता जा रहा हूं और मिलाता जा रहा हूं। एक टाइम के बाद क्या हुआ कि जितने पार्टिकल के बीच की स्पेस थी सबकी सब भरी जा चुकी है और नमक उसके अंदर फर्दर ऐड नहीं हो पा रहा। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल सही। और मैंने बोला कि ऐसा कब हो गया? ऐसा हो गया 500 ग्राम नमक ऐड करने के बाद हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, उसके अंदर फर्दर नमक ऐड नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है नमक डाल नहीं पाऊंगा, डालूंगा लेकिन वो इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा, नीचे बैठ जाएगा। हाँ कि ना? ऐसे ही मैं दूसरे बीकर के अंदर क्या डाल रहा हूं, मैं दूसरे बीकर के अंदर डाल रहा हूं शुगर। क्या डाल रहा हूं दूसरे बीकर के अंदर? शुगर। और ये समझो 1 लीटर वाटर के अंदर कितनी शुगर मिला पा रहा हूं मैं? ज्यादा से ज्यादा 400 ग्राम शुगर मिला पा रहा हूं। 400 ग्राम शुगर मिलाते साथ ही क्या हो रहा है, 400 ग्राम शुगर मिलाते साथ ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन सैचुरेट हो जा रहा है। बिल्कुल सही है भाई, सबके पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता कोई 1 लीटर के अंदर ज्यादा मिक्स हो जाए, क्या पता कोई 1 लीटर के अंदर कम मिक्स हो जाए। तुम एक बात बताओ, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा या इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा? कौन ज्यादा सॉल्युबल है? कहीं ना कहीं हमारे पास NaCl ज्यादा सॉल्युबल है। क्यों ज्यादा सॉल्युबल है? इसलिए ज्यादा सॉल्युबल है क्योंकि ये 1 लीटर पानी के अंदर ज्यादा मिलाया जा सकता है जब तक हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो जाता। हाँ कि ना? जब तक हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो जाता, ये कंडीशन है भाई। हम लोग ऐसे तो मेजर करेंगे ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलाया जाए, तब तक जितना ज्यादा मिलाया जा रहा, मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, जब मिलना रुक जाए तब देखो कितना अमाउंट मिला चुके हो। दोनों को कंपेयर कर लो, कौन सा ज्यादा अमाउंट मिल पा रहा है सैचुरेट होने तक, ये ज्यादा मिल पा रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा सॉल्युबल 1 लीटर वाटर के अंदर। क्या कोई दिक्कत? सॉल्युबिलिटी सबसे पहला कंसेप्ट ही बच्चे को डाउट रहता है कि सॉल्युबिलिटी मेजर किसकी करी जाती है, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की? ये जो सॉल्युबिलिटी है कि कितना ज्यादा टेंडेंसी है सॉल्यूशन बनाने की, किसकी होगी, ये सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की? सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी मेजर। किसकी मेजर होती है? हमेशा सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी मेजर होती है कि सॉल्यूट कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
मैं अपने सॉल्वेंट के अंदर मिला सकता हूं जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाता, इसी चीज को उसकी सॉल्युबिलिटी कही जाती है। क्या होता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी, गोला कहां गया मेरा, ये रहा गोला। मैं कैसे कह सकता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं कह सकता हूं दैट solubility of a substance defined as the maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a particular temperature to make it saturate। इसको जरूरी लिखना, to make it saturate। मतलब हमारे सॉल्वेंट के सैचुरेटेड होने तक उसके अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिक्स करा जा सकता है उसी को ही हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे को क्या बोला, मैंने बोला 500 ग्राम NaCl मिलाने के बाद, 500 ग्राम NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाने के बाद मेरा सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया था, तो मेरे पास NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, वो मेरे पास हो गई 500 ग्राम पर लीटर। एस्टिमेट हमारे पास क्या होती है, 500 ग्राम पर लीटर, मतलब कितने ग्राम मैं 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर मिला सकता हूँ। ये तो बहुत आसान है। या तो हम लोग मोल पर लीटर भी देख सकते हैं, तुम्हें पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग ग्राम के साथ साथ मोल में भी मेजर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ढंग से समझ के आए हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर कि हम लोग अपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को देखने के लिए कौन कौन सी टर्म्स, वॉल्यूम में, वेट में, मोल्स में, सब में यूज कर सकते हैं। जिसने नहीं देखा देख सकता है, लगा रखा है मैंने स्टार्टिंग में लिंक। क्या कोई दिक्कत? मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारे को सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई होगी। सॉल्युबिलिटी हमेशा किसकी मेजर होती है, सॉल्युबिलिटी मेजर होती है सॉल्यूट की, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जा सकता है जब तक उसको सैचुरेट नहीं कर दिया जाता। क्या कोई दिक्कत? बहुत ईजी है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने बोला कि जो शुगर है वो मैक्सिमम में कितनी मिला पा रहा था, शुगर में 400 ग्राम शुगर मिला पा रहा था 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जब तक वो सैचुरेट नहीं हो गया, तो इसकी हमारे पास सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, ये हो गई 400 ग्राम पर लीटर। क्या कोई दिक्कत? अब तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जनरली जो पूरा चैप्टर है ना वो बात करता है लिक्विड सॉल्यूशंस की। किसकी बात करता है? लिक्विड सॉल्यूशंस की। अब एक बात बताओ, सॉल्यूशन बनाने के लिए लिक्विड के अंदर जनरली मैं 2 ही चीजें ऐड कर सकता हूं, या तो मैं कोई सॉल्यूट जो सॉलिड सॉल्यूट ऐड करूं, या तो मैं सॉलिड सॉल्यूट ऐड करूं, या तो मैं कोई गैसियस सॉल्यूट ऐड करूं। क्या बोला? या तो मैं क्या ऐड करूंगा, या तो कोई सॉलिड सॉल्यूट ऐड करूंगा, जैसे नमक सॉलिड है, शुगर सॉलिड है, या तो कोई गैसियस सॉल्यूट ऐड करूंगा। गैसियस सॉल्यूट ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे तुम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाते हो, पीछे से कोल्ड ड्रिंक पीते हो जो घर घर में छुप छुप के पीते हो, हाँ कि ना। अब उसके अंदर कोई कोई खुलेआम पीता होगा, कोई कोई खुलेआम पीता होगा, सब लोग खुलेआम पीते होंगे, तो जो तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसके अंदर भी गैस मिक्स हो रखी होती है, होता वो कोल्ड ड्रिंक लिक्विड ही है, लेकिन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रखी होती है। हाँ क्या मतलब, लिक्विड्स के अंदर गैसेस और सॉलिड जनरली मिक्स करा जाता है। और हम लोग सॉल्युबिलिटी 2 ही सब्सटेंस की देखेंगे, जब हमारे पास एक बारी सॉल्यूट सॉलिड है और एक बारी हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है, और एक बारी हम लोग क्या देखेंगे, जब हमारे पास सॉल्यूट क्या होगा, जब हमारे पास सॉल्यूट गैस होगा, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड होगा। यही 2 केसेस देखेंगे, और फिर उसके बाद हेनरी लॉ पढ़ेंगे, और हेनरी लॉ पढ़ने के बाद थोड़े उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और वीडियो खत्म। क्या कोई दिक्कत? अब सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास निकल के आता है, वो निकल के हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास निकल के आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। कि जब कभी भी लिक्विड के अंदर हम लोग सॉलिड मिलाएंगे तो हमारे पास क्या क्या होता है। अब इसको समझने की कोशिश करना। मान लो कि मेरे पास कोई सा भी लिक्विड है, वाटर ले लिया मैंने, 1 लीटर वाटर ले लिया। अब इसके अंदर जैसे ही मैं NaCl डालूंगा, सोडियम क्लोराइड डालूंगा, सोडियम क्लोराइड तुम्हें पता है कैसा है, एक सॉलिड सॉल्यूट है। सॉलिड सॉल्यूट होने का मतलब क्या, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, हाँ कि ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अब जैसे ही मैं NaCl को सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं, NaCl सॉल्यूशन में जाते साथ ही Na+ और Cl- में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? Na+ और Cl- में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन क्या होता है, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, तो वो अपने आयंस के अंदर क्या हो जाता है, डिसोल्यूट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, टूट कैसे सकता है। ये दोबारा जुड़ करके NaCl बना लेते हैं। मतलब पानी के अंदर ही पहले मैंने नमक डाला, जैसे ही मैंने नमक डाला, नमक डालते साथ ही Na+ और Cl- सोडियम के कैटायन में और क्लोरीन के एनायन में टूट गया। और तुम्हें पता है जैसे जैसे मैं नमक मिक्स करता जाऊंगा, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर नमक के पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। जब नमक के पार्टिकल्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे, जब नमक के पार्टिकल बहुत सारे बढ़ जाएंगे, तो इसके अंदर जो Na+ और Cl- है, ये फिर दोबारा से जुड़ करके NaCl बना लेते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, जब सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन के अंदर होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, दोबारा से प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं NaCl ऐड करता जा रहा हूं, NaCl यहाँ पे टूट करके Na+ Cl-, Na+ Cl-, और फिर क्या हुआ, और NaCl ऐड करा, यहाँ पे Na+ Cl- बढ़ता जा रहा है। NaCl और Na+ और Cl- बढ़ने की वजह से दोनों के दोनों आपस में जुड़ करके वापसी NaCl बनाने लग जाएंगे, और ये नीचे NaCl नमक बैठने लग जाएगा। क्या ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन आने लग गई? ये सिर्फ तभी होगा जब मैं बहुत सारा नमक ऐड कर दूंगा। ऐसा नहीं है मैंने 2 चम्मच नमक डाल के मिला दिया और वो पानी के अंदर नमक बैठ गया, नहीं। तुम्हें पता है क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ तभी होती है जब हमारे पास जो आयंस है वो एक्सेस में होने लग जाते हैं।
मैं और नमक ऐड करता जा रहा हूं, Na प्लस और Cl माइनस मिलेंगे और NaCl वापसी बना देंगे। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अब इस कंडीशन के अंदर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मान लो मैंने इसके अंदर 4 ग्राम NaCl ऐड करा, 4 ग्राम NaCl आकर के टूट करके Na प्लस और Cl माइनस बनाया उसने, और इसी में से 4 ग्राम Na प्लस और Cl माइनस ने जुड़ करके क्या बना लिया, NaCl। मतलब मैंने यहां पे 4 ग्राम नमक ऐड करा, 4 ग्राम नमक टूट करके Na प्लस और Cl माइनस बना, और पहले के Na प्लस और Cl माइनस जो है जुड़ करके 4 ग्राम NaCl प्रेसिपिटेट कर देंगे। मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा मैंने नमक लाया, डाला, नमक डाला और नमक ऐसे ही बैठ गया। ऐसा नहीं है, नमक डाला, आयंस में डिसोसिएट हुआ और उतने ही आयंस में जुड़ करके वापसी नमक बना लिया। इस कंडीशन को पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जब मैं फर्दर नमक ऐड नहीं कर पाऊंगा, जब हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाए। हमने बोला यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके डिसोल्यूशन होती है, सॉल्यूशन बनता है, उसमें क्रिस्टलाइजेशन होती है, वापसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन जाते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन कब आती है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर, वहां पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपस में इक्वल हो जाता है। मतलब जितना NaCl टूट करके Na प्लस और Cl माइनस बना रहा है, उतना ही Na प्लस और Cl माइनस जुड़ करके NaCl बना देगा। मैं तुम्हें एक तरीका समझाऊं, जैसे मान लो, इसको समझने की कोशिश करता हूं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं तुम्हारे को समझाता हूं, ये वाला केस बड़े ढंग से समझेंगे। मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ना ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर एक नल लगा हुआ है। देखेंगे मास्टर नल कैसा बनाता है, ये लगा हुआ है नल। अब नल से नीचे पानी आ रहा है, क्या कोई दिक्कत? मैंने बोला नल से नीचे पानी आ रहा है और ये पानी ना पूरा यहाँ तक भर चुका है। तुम कहोगे अब ये पानी बाहर गिर जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, मैं इसके यहाँ पे ना छेद कर देता हूँ और छेद से पानी निकल रहा है। और मैंने ये जो छेद करा है ना, मैंने ये जो छोटी सी ओपनिंग बनाई है, ये इस तरह से बनाई है कि जितना पानी इसके अंदर ऐड हो रहा है उतना पानी इसमें से निकलता जा रहा है। हाँ कि ना? मैंने बोला जितना पानी यहाँ से ऐड हो रहा है उतना पानी यहाँ से निकलता जा रहा है। तुम्हारे को देखने में क्या लगेगा, तुम्हारे को देखने में लगेगा पूरा सॉल्यूशन कांस्टेंट पड़ा, लेवल उतने का उतना ही है। जितना पानी ऐड हुआ उतना पानी निकल गया, जितना पानी ऐड हुआ उतना पानी निकल गया, जितना पानी ऐड हुआ उतना पानी। ओह, मैंने बोला जितना पानी ऐड हुआ उतना पानी निकल गया। तुम्हारे को देखने में क्या लगेगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है, पूरा पूरा सॉल्यूशन हमारे पास रेस्ट में पड़ा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सॉल्यूशन मूव हो रहा है, सेम यहीं पे है। मैंने 4 ग्राम NaCl ऐड करा, 4 ग्राम NaCl ने टूट करके Na प्लस और Cl माइनस बनाया और 4 ग्राम के ही Na प्लस और Cl माइनस ने जुड़ करके 4 ग्राम NaCl वापसी दे दिया। मुझे क्या लगेगा, मैंने जो नमक डाला वो सीधे सीधे ही नीचे बैठ गया। जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आपस में इक्वल हो जाता है, तब मैं कहता हूं कि जो मेरा पूरा सॉल्यूशन है वो कैसा हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। क्या कोई दिक्कत? क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। और इसी कंडीशन के ऊपर मैं अपने जितने भी सॉलिड्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl डिसॉल्व इन अ वाटर at a particular temperature or pressure, when the water or when the solvent is saturated, then we consider the amount of the solute as the solubility of the solute. ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो किसी भी सब्सटेंस का मिक्स करा जा सकता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर टू मेक इट सैचुरेट, उसी प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ले, आ गई फील, आ गई, आ गई फील, आ गई, बिल्कुल आ गई। अभी पढ़ेंगे, तुम्हें पता है हेनरी लॉ आता है हमारे पास गैस वाले पार्ट में। जिसको सीधा हेनरी लॉ पढ़ना है वो सीधा सीधा नीचे से स्किप करे, हेनरी गैस वाले पार्ट में जाए, सॉलिड वाले पार्ट में हेनरी लॉ नहीं आता। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हमारे पास आता है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनसे हमारी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है? तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तुम लोग पढ़ के आए हो कि पोलर हमेशा पोलर में ही डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होता है। जैसे एग्जांपल, हमारे पास NaCl हमेशा डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, NaCl हमेशा डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर। NaCl और वाटर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वाटर भी एक पोलर बॉन्ड है और NaCl भी एक पोलर बॉन्ड है। अरे मास्टर, पोलर बॉन्ड क्या होता है? हमें तो 11th क्लास पढ़ के नहीं आए, हमें बताओ पोलर बॉन्ड क्या होता है। अगर मैं सोडियम और क्लोरीन के बॉन्ड को देखूं तो कहीं ना कहीं क्लोरीन यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन का भूखा एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन का भूखा एलिमेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत भूख है। अब बॉन्ड के अंदर तुम्हें पता है 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा बहुत अपनी साइड पे खींचता है जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये मॉलिक्यूल के अंदर, बिल्कुल सही है। बट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन थोड़ा सा अपनी साइड पे खींच के रखेगा। रस्सा कस्सी की खेल में जो ताकतवर टीम होती है अपनी साइड पे खींच के रखती है ना, वैसे ही क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे खींच के रखता है, जिस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके 2 पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पे खींच के रखता है, इसलिए वाटर भी हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर हमेशा पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होता है। और जैसे शुगर की बात करूं हमारे पास, वो भी हमारे पास वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। और
नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व भी होता है। हमारे पोलर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगला फैक्टर हमारे पास आता है जिस पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, वो आता है हमारे पास टेम्परेचर। अभी जितने भी फैक्टर हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब जब सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं हम लोग लिक्विड के अंदर, गैसेस वाली बात अभी नहीं कर रहे। तो सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा हमारा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का, और उसके बाद हमारे पास अगला फैक्टर आता है टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर समझने की कोशिश करना। टेम्परेचर समझने के लिए ना, जब कभी भी तुम टेम्परेचर वाले फैक्टर समझो, हमारे पास टेम्परेचर के प्रोसेसेस हो सकते हैं सिर्फ दो। एक हमारे पास हो सकता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक हमारे पास हो सकता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब मेरी बात ध्यान से समझो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कोई सा भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तुम यहां पे एनर्जी की जो बात है तुम उसको हीट भी कह सकते हो। कोई सा भी ऐसा हीट मान लो भी, कोई सा भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक, और कोई सा भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो वो हमारे पास एंडोथर्मिक। क्या कोई दिक्कत? अब मान लो कि कोई सा प्रोसेस है, कोई सी सॉल्युबिलिटी है, मतलब कोई दो सब्सटेंसेस को मिला रहा हूं मैं, और उन दो सब्सटेंसेस को मिलाना नेचर के अंदर एक्सोथर्मिक है, मतलब वो हीट निकालते हैं। मैंने दो चीजें मिलाई, दो चीजों को मिलाने से हीट निकल रही है। एग्जांपल मान लो मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर मैं वाटर मिक्स करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन, तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है, हाँ कि ना? कोई दिक्कत? साथ में हीट निकलती है। अब हीट निकल रही है मतलब दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर मैं आसपास का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या ये प्रोसेस, ये इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? मैंने बोला अगर मैं आसपास का टेम्परेचर बढ़ा दूं, ऑलरेडी हीट निकल रही है, ऑलरेडी हीट निकल रही है, मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूंगा तो ये और हीट निकालना नहीं चाहेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हीट निकाल रहे हैं। मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूंगा तो वो और हीट नहीं निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी कम कर देंगे। लेकिन कोई सा भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जो कोई सा भी ऐसा हमारे पास दो सब्सटेंसेस मिला रहा हो जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर मैं यहां पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसको तो चाहिए हीट, ये तो चाहता है हीट, इसकी सॉल्युबिलिटी तभी होगी जब ये हीट लेगा। तो अगर मैं यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस जो टेम्परेचर होता है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कोई दिक्कत? एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज होती है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और हीट रिलीज नहीं होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी गिरी, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी चाहिए होती है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसको और हीट एनर्जी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो पाएगी, तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। यही लिख रखा है मैंने कि फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो जिनके अंदर हीट रिलीज होती है उनके अंदर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो हमारे टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और लास्ट प्रेशर का कोई सा भी इफेक्ट हमारे सॉलिड सॉल्यूट्स के अंदर नहीं पड़ता। टेम्परेचर का पड़ता है, टेम्परेचर के साथ साथ नेचर का भी पड़ता है, पर प्रेशर का इफेक्ट कोई नहीं पड़ता। प्रेशर का अच्छा इफेक्ट पड़ता है गैसेस के अंदर, प्रेशर का अच्छा इफेक्ट पड़ता है किसके अंदर? गैसेस के अंदर। अभी कोई डाउट है तो बता दो। देखो लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेने हैं स्क्रीनशॉट लो, आराम से बैठ करके रोक करके पॉज करके लिखना है, लिख लो। ये लिख लिया, यहां तक लिख लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं लिख लिए। फैक्टर इफेक्ट करते हैं तीन फैक्टर में सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर प्रेशर का कोई सा भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सॉलिड्स आर जनरली हाईली इनकंप्रेसिबल, उनको दबाया नहीं जा सकता, प्रेशर लगाया नहीं जा सकता, तो प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगला हमारे पास आता है गैसेस है ना लिक्विड। मतलब जब कभी भी मैं किसी लिक्विड के अंदर क्या मिलाता हूं, जब कभी भी मैं किसी लिक्विड के अंदर गैस मिलाता हूं, ये मेरे पास लिक्विड, इसके अंदर लाकर के क्या मिला रहा हूं मैं? इसके अंदर लाकर के गैस मिला रहा हूं, गैस के पार्टिकल मिला रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, गैसेस को अगर मैं लिक्विड में मिक्स करूंगा, अगर मैं गैसेस को लिक्विड में मिक्स करूंगा, क्या ये चीज ओपन कंटेनर के अंदर पॉसिबल है? क्या ये चीज ओपन कंटेनर के अंदर पॉसिबल है? तुम कहोगे ओपन कंटेनर क्या होता है? जिसको ऊपर से कवर ना कर रखा हो। अगर मैं ऊपर से कवर करे बिना इस गैस को मिलाने की कोशिश करूंगा, ये गैस तो ऊपर निकल जाएगी, हाँ कि ना? जनरली हम लोग जब कभी भी गैसेस को किसके अंदर मिक्स करते हैं, वाटर के अंदर, तो उस कंटेनर को हम लोग क्या मानते हैं? उस कंटेनर को हम लोग क्लोज्ड मानते हैं। किसी भी चीज से उस कंटेनर को बंद कर देते हैं। कैसा कंटेनर हमारे पास होना चाहिए? क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। अगर मैं जब कभी भी किसी गैस को किसके अंदर मिक्स करना चाहता हूँ, किसी वाटर के अंदर मिक्स करना चाहता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें, बहुत सारे एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल्स भी दूंगा। ओपन कंटेनर के अंदर हम लोग गैसेस को लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं कर सकते। बहुत जरूरी काम आएगा तुम्हारा जब तुम अगली वीडियो पढ़ोगे ना वेपर प्रेशर की, उसके अंदर, और तुम कहोगे तुमने मास्टर कहा था कि तुम क्वेश्चन करवाओगे उसके क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के। हाँ करवाऊंगा, एक साथ ही करवा दूंगा। मैंने सोचा क्वेश्चन पहले थोड़ा खींच लेते ना, कंसेप्ट ही खींच लेते, क्या कोई दिक्कत?
एक साथ निकलेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चन तो करवा दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो। अब हमारे पास आता है, अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मतलब हमारी गैसेस जब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो उस केस के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इफेक्ट करते हैं। गैसेस जब कभी भी मिक्स होती हैं तो इनके अंदर ना ही डिसोल्यूशन होता, क्या बोला मैंने, गैसेस के अंदर ना ही डिसोल्यूशन होता है, ना ही डिसोल्यूशन होता है, और ना ही इनके केस के अंदर क्रिस्टलाइजेशन होता है, ना ही क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर कोई सी भी स्पेलिंग गलती होती है तो स्पेलिंग की मिस्टेक को इग्नोर करना, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने आए हो, तुम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ने आए हो, तुम लोग यहाँ पर अंग्रेजी की क्लास लेने नहीं आए हो, तुम लोग यहाँ पर अंग्रेजी की क्लास, नहीं नहीं अंग्रेजी भी, हिंदी में भी गलत लिख दूंगा, हिंदी में भी बेइज्जती होगी, तुम लोग इंग्लिश की क्लास लेने नहीं आए हो, क्या कोई दिक्कत, सही, इंग्लिश की क्लास नहीं केमिस्ट्री की क्लास लेने आए हो। मुझे पता है कोई सा भी बोलेगा हे मास्टर तेरी स्पेलिंग गलत थी, मिटा दी अब तो मैंने, गलत थी जो भी थी, हाँ कि ना, स्पेलिंग थोड़ी देखनी होती है, तुम लोग ये देखो ना कि केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं मैं, कंसेप्ट पे ध्यान दूंगा, अंग्रेजी पे ध्यान नहीं दूंगा, अंग्रेजी पे ध्यान नहीं दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने तुम्हारे को क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला गैसेस के अंदर ना ही क्रिस्टलाइजेशन होती है और ना ही डिसोल्यूशन होती है, क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन वाली टर्म है जनरली सॉल्यूट्स, सॉलिड सॉल्यूट्स के लिए ही डिफाइन कर रखी है। क्रिस्टल किसका होता है, क्रिस्टल सॉलिड का होता है, क्रिस्टल किसका होता है, क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का होता है, क्रिस्टल शुगर का क्रिस्टल होता है, हाँ कि ना, ऑक्सीजन का क्रिस्टल होता है, कहाँ है ऑक्सीजन का क्रिस्टल, हाँ मैंने क्रिस्टल इनहेल कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है। गैसेस का क्रिस्टल नहीं होता, ना ही गैसेस की डिसोल्यूशन होती है और ना ही गैसेस की क्रिस्टलाइजेशन होती है, क्या कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा फैक्टर से ही चालू करा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने सीधा सीधा फैक्टर से ही चालू करा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड के अंदर इफेक्ट करते हैं। और दो फैक्टर ऊपर के तो सेम ही है, तीसरे वाले फैक्टर से थोड़ा बहुत चेंज आता है। सबसे पहला फैक्टर तो हमारे पास नेचर ऑफ गैस ही आता है कि जो पोलर गैस है वो पोलर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है। जैसे हमारे पास जो HCl की गैस है, जैसे हमारे पास जो HCl की गैस है वो किसके अंदर डिसॉल्व होगी, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी, खत्म, फिनिश फिनिश। ये पोलर दोनों पोलर ही आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं। इन्होंने ये बोला पोलर गैसेस सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड्स, पोलर सॉल्वेंट्स जैसे HCl और H2O। नॉन पोलर गैसेस हमारे पास N2 हो गई, O2 हो गई, H2 हो गई। अब ये नॉन पोलर क्यों है, देखो N2 का बॉन्ड कैसा होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तुम खुद सोचो क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की अगर रस्सा कस्सी के खेल में दोनों टीमें सेम होगी तो क्या रस्सी कहीं हिल पाएगी, नहीं हिल पाएगी। यहाँ पे भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहते हैं, मूव नहीं होते। जब कभी भी तुम्हें पता है पोल्स क्रिएट होते हैं, जब कभी भी पोल्स क्रिएट होते हैं वो तभी क्रिएट होते हैं जब दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, मतलब दोनों में से कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और कोई एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। लेकिन जब दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उस केस के अंदर हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर हो जाता है। चाहे N2 ले लो, चाहे Cl2 ले लो, चाहे H2 ले लो, चाहे O2 ले लो, ऑल आर नॉन पोलर इन नेचर, क्या कोई दिक्कत। अब नॉन पोलर के अंदर कैसे डिसॉल्व हो सकता है, अगर तुम कल को चाहोगे कि मैं ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर दूं वाटर के अंदर तो वो नहीं होगी भाई, कतई ही ये चीज नहीं हो पाएगी। नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, सिर्फ पोलर ही पोलर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। दूसरा फैक्टर जो हमारे को इफेक्ट करता है वो हमारे पास आता है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। अब मैं तुम्हारे को एक बात बताऊं, जनरली मिक्सिंग ऑफ गैस, क्या बोला मैंने, जनरली मिक्सिंग ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोला मैंने, जो गैसेज हैं उनको लिक्विड के अंदर मिलाना, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इस पर्टिकुलर केस के अंदर हीट रिलीज होती है। और मैं अभी तुम्हारे को बहुत अच्छे से समझा के आया कि अगर हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस की बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, हाँ कि ना, लाजमी सी बात है। अगर तुम गैसेस को लिक्विड में मिला रहे हो तो हीट रिलीज हो रही है, अगर तुम टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो मिक्सचर नहीं हो पाएगा। तुम लोगों ने कभी, रुक जाओ मैं तुम्हारे को एग्जांपल दिखाता हूं। ये मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे हाथ में कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक है, हाँ कि ना। अब ये कोल्ड ड्रिंक जनरली हम लोग ठंडी प्रेफर करते हैं। ठंडी क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि मान लो तो इसके अंदर भी गैस मिक्स हो रखी है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रखी है, हाँ कि ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रखी है, इसको तुम ठंडे टेम्परेचर पे पियोगे, इसको तुम ठंडे टेम्परेचर, तुम्हारे को एक फिज देती है, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर है, जब कभी भी टेम्परेचर लो होगा, जब कभी भी टेम्परेचर लो होगा, जब कभी भी टेम्परेचर कम होगा, जब कभी भी टेम्परेचर कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब डिसॉल्विंग ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज फीजिबल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के ऊपर जो मिक्सिंग ऑफ गैस होता है लिक्विड के अंदर वो बहुत ज्यादा फिजिबल होता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर फिजिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्या कोई दिक्कत। अभी तुम्हारे को ना ये चीज मैं थियोरेटिकली भी दिखाऊंगा, थियोरेटिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली समझ लो कि अगर मैं इसके अंदर गैस मिला रहा हूं तो हीट रिलीज हो रही है, तो अगर टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होगा तो और हीट रिलीज हो नहीं पाएगी, तो हमारी जो डिसोल्यूशन है वो
कम होगी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या चलेंगे, हम लोग कहेंगे इसका टेम्परेचर कम रखते हैं, टेम्परेचर कम रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा गैस इसके अंदर मिक्स हो पाएगी। इसी वजह से जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है जब वो ठंडी होती है तो हमारे को एक फिज फील करवाती है। फिज क्यों फील करवाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर मिक्स हो रखी होती है। क्या कोई दिक्कत, देखो टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है। ठंडी हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, गर्म कोल्ड ड्रिंक किसी को भी अच्छी नहीं लगती। क्या कोई दिक्कत। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हें एक बात बताऊं, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मस्त से, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चाहे सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमारे को मतलब नहीं है। अगर मैं टेम्परेचर कम रखूंगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी, अगर टेम्परेचर ज्यादा रखूंगा तो सॉल्युबिलिटी कम आएगी। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। डिसॉल्विंग ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इफ वी आर डिसॉल्विंग गैस इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज सो एनर्जी रिलीजेस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब कभी भी हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स को किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी मूवमेंट की कैपेसिटी है, वो कम हो रही है। पहले बहुत इजीली एयर के अंदर कहीं भी मूव हो जाता था, लेकिन वाटर के अंदर मूव नहीं हो पाएगा। और जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अब तुम खुद सोचो, हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ना ही एनर्जी क्रिएट हो सकती, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती। तो एनर्जी कम कहां हो रही है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे आसपास की सराउंडिंग में निकल जाती है। दैट्स व्हाई डिसॉल्विंग ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो तुम्हें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर तुम्हें पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए ना डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। कोई सा बालक अगर 11th क्लास नहीं पढ़ के आया तो भी तुम समझ जाओगे। ध्यान से समझना, मैंने बोला एंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब क्या, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, हाँ कि ना। सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो उसकी हीट अमाउंट कम हो जाएगी, हीट अमाउंट कम हो जाएगा तो उसकी एंथैल्पी नेगेटिव आएगी। क्या कोई दिक्कत। ये इन्होंने लिख रखा है कि गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बनाता है, साथ में हीट निकालता है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। डेल्टा एस की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होती है, डेल्टा एस की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव होती है। अब ये चीज समझने की कोशिश करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको। देखो मैंने बोला डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस हमारे पास एक्सोथर्मिक है। क्या कोई दिक्कत, प्रोसेस हमारे पास कैसा है, प्रोसेस हमारे पास एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होने पे हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होने पे सिस्टम की हीट कम हो जाती है और हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, चेंज इन हीट एंथैल्पी नेगेटिव आती है। डेल्टा एस मतलब रैंडमनेस। रैंडमनेस तुम्हें पता है, रैंडमनेस हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है। इन्होंने पता नहीं नेगेटिव क्यों लिख रखी है, माय मिस्टेक। डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है, मतलब जब कभी भी हम लोग कोई भी दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो रैंडमनेस होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, रैंडमनेस हमेशा पॉजिटिव होती है। अब हम लोग लास्ट क्लास के अंदर, छोटी क्लास के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मुला पढ़ गए थे, वो होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। क्या कोई दिक्कत। अब डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या कोई दिक्कत। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम रखूंगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और गिब्स फ्री एनर्जी जो है नेगेटिव कब आएगी, जब हमारे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम। और टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम होने पे गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आ रही है। गिब्स फ्री एनर्जी जब कभी भी नेगेटिव आती थी तो प्रोसेस हमारे पास क्या होता था, स्पॉन्टेनियस होता था नेचर के। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है कि जो हमारी गैस है वो अपने आप ही हमारे सॉल्यूट लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो खुद से हो जाते हैं, ये तुम्हारे को पूरा का पूरा जो सामने लिखा हुआ है, बस इतनी छोटी सी बात क्या समझाना चाहता है कि जब कभी भी हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब भी क्या है, प्रोसेस हमारे पास स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास गैस है वो इजिली लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाएगी। मतलब मिक्सिंग ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज ऑलवेज फिजिबल एट लो टेम्परेचर। पेपर के अंदर इतना सब कुछ लिख के ना, पेपर के अंदर इतना तुमसे कोई लिखवाया नहीं जाता। बस ये तुम्हारे को यही प्रूव करना चाहता है कि जो हमारे पास डिसॉल्विंग ऑफ गैस इन अ लिक्विड होता है इट इज ऑलवेज फिजिबल एट लो टेम्परेचर। ये लिखा हुआ है मिक्सिंग ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर गैसेस जो है वो अपने आप ही हमारे लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाती है। लैक खत्म, फिनिश। तीसरा फैक्टर हमारे पास आता है प्रेशर। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, हम लोग सॉलिड के अंदर जब पढ़ते थे तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था, पर तुम्हें पता है गैसेस के अंदर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो, मैंने बोला कि मेरे पास दो बीकर है। क्या बोला मैंने, मेरे पास दो बीकर है, एक बीकर नंबर 1 और एक बीकर नंबर 2, और दोनों के अंदर क्या करता हूं, दोनों के अंदर मैं 1-1 लीटर सॉल्यूशन ले लेता हूं। इसके अंदर भी 1 लीटर, इसके अंदर भी 1 लीटर। मैं इसके अंदर क्या करता हूं, इसके अंदर 8 मोल ऑफ HCl डाल देता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, गैस के, मतलब यहां पे भी गैसियस मोल है। और यहां पे भी क्या कर देता हूं, 8 मोल ऑफ HCl गैस के डाल देता हूं। क्या कोई दिक्कत, इजी है नहीं, यहां पे भी गैस के मोल डाले। अब मैं दोनों के ऊपर प्रेशर लगाना चालू करता हूं। प्रेशर लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन से क्या कर रहा हूं, पिस्टन से इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूं। ये भी मेरे पास एक गैस चैम्बर, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, पिस्टन से प्रेशर लगा रहा हूं। इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया 8 पास्कल का और इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया 12 पास्कल का। अब देखो सब चीजें सेम है,
हम दोनों का सॉल्वेंट सेम है, हम दोनों के जो गैसेस मोल्स है वो भी सेम है, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा, इसके ऊपर प्रेशर कम। अगर प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा हो, प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा हुआ तो सारे के सारे मॉलिक्यूल ज्यादा कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो बहुत इजीली हमारे पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होंगे। क्या कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला? मैंने बोला जैसे जैसे मैं प्रेशर अपनी गैस के ऊपर बढ़ाता जाऊंगा उसकी सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड भी बढ़ती जाएगी। और यही चीज तो हेनरी लॉ कहता है, प्रेशर एज प्रेशर इंक्रीजेस solubility is also increases, pressure directly proportional होता है solubility के। यही सेम चीज हेनरी लॉ कहता है। हेनरी लॉ क्या कहता है कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा हमारी गैस के ऊपर उतनी ज्यादा ही उसकी solubility होगी हमारे लिक्विड के अंदर। क्या लिखा हुआ है? हेनरी लॉ स्टेट दैट, लॉ देखो लॉ लिख रखा है, लॉ हेनरी लॉ, वो ऊपर भी लॉ लिख रखा है, ओ भाई साहब, हेनरी लॉ स्टेट दैट the amount of gas that is dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure on the gas on the surface of the liquid when temperature is कांस्टेंट। जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रखा जाए। इसको समझो, मैंने क्या बोला, इसको हटा देते हैं। मैंने बोला कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर हमारी गैसेस के ऊपर होगा, सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर, उतनी ज्यादा ही गैसेस हमारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होगी। क्या कोई दिक्कत? इजी है यानी। बात होती है यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर की क्यों बात करते हैं, बात होती है पार्शियल प्रेशर की क्यों बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? अब तुम एक बात बताओ, कोई एक आधी गैस थोड़ी होगी इसके अंदर, नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, हीलियम भी होगी, आर्गन भी होगी, सारी होगी, बट हमारे को सारी गैसेस थोड़ी डिसॉल्व करनी है। जिस गैस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस की बात कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ उसी के ऊपर का प्रेशर चाहिए। तो द पार्शियल प्रेशर ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस को क्या मैं मोल फ्रैक्शन से डिनोट कर सकता हूं? तुम कुछ सोचो, अगर गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो उसके ज्यादा मोल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर, अगर कम सॉल्युबल है तो उसके मोल्स कम होंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को डिनोट करते हैं, सॉल्युबिलिटी को डिनोट किससे करते हैं? हम लोग अपनी मोल फ्रैक्शन से। क्या कहता है हेनरी लॉ? हेनरी लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑन द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, है ना? क्या कोई दिक्कत? इजी है। अब तुम खुद सोचो, देखो आवाज सुनना, आवाज आएगी, आई नहीं आई? आई नहीं आई? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर था। ज्यादा प्रेशर क्यों रखा गया? ज्यादा प्रेशर इसलिए रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस इसके अंदर डिसॉल्व रह पाए। हम लोगों को जब कभी भी कोल्ड ड्रिंक दी जाती है तो उसके अंदर क्या रखा जाता है? उसके अंदर टेम्परेचर कम रखा जाता है, टेम्परेचर कम रखने के साथ साथ प्रेशर ज्यादा रखा जाता है ताकि इसके अंदर गैस ज्यादा डिसॉल्व हो पाए। क्या कोई दिक्कत? सही बात है कि नहीं? तुम एक बात बताओ, क्या तुम लोग कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक पीना प्रेफर करोगे, तुम कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक पीना प्रेफर करोगे जिसका जो कैप है वो भी ओपन हो रखा हो? कैप ओपन होने का मतलब क्या है? कि उसका सारा प्रेशर रिलीज हो चुका है, उसका सारा प्रेशर रिलीज हो चुका है और साथ ही साथ वो हॉट है, गर्म है। क्या है? गर्म है। क्या कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक पीना चालू करो चाहोगे कि जो गर्म भी है और साथ ही साथ उसका कैप भी ओपन हो रखा है? पानी जैसी लगेगी तुम लोगों को, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, गैस डिसॉल्व भी नहीं है। पहली बात तो टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद गैस वैसे ही बाहर आ गई, क्योंकि गैसेस जितनी ज्यादा सोल्यूबल होती है कब होती है? लो टेम्परेचर के ऊपर, और साथ ही साथ जब उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है ना कि उनका प्रेशर रिलीज हो चुका है। अगर मैं इसको खोल करके देखो, अभी भी इसके अंदर प्रेशर है, मैं जैसे इसको बंद कर देता हूं फिर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब मैं इसको ऐसे खोल करके रख दूं, पकड़े रखूं, इसका सारा प्रेशर क्या होगा? इसका सारा प्रेशर क्या होगा? रिलीज हो गया। सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी नहीं, वो फिज ही नहीं बचेगा। मैं तुम्हें बताऊं, ये कोल्ड ड्रिंक ना, ये कोल्ड ड्रिंक उस लड़के के जैसी है, उस लड़के के जैसी है जिसकी हाइट भी छोटी होती है, थोड़ा सा सांवला भी होता है, थोड़ा मोटा भी होता है और गरीब भी होता है। क्या बोला मैंने? ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये उस लड़के के जैसी है जिसकी हाइट भी छोटी है, मोटा भी है, सांवला भी है और गरीब भी है। कोई मुंह नहीं लगाना चाहता उसे, कोई मुंह नहीं लगाना चाहता उसे। कौन पीना चाहेगा ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है और जिसका कोई टेम्परेचर भी ज्यादा सा हो रखा है, एकदम खराब सी? इसको पिएंगे? ये देखो फिर प्रेशर है इसके अंदर, अपने आप क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रखी है। भाई मैं इसको कंप्लीट टाइट अभी बंद कर दूंगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी इसके अंदर मिक्स हो रखा है, अभी भी उसके अंदर प्रेशर है, एकदम से नहीं निकल जाता, अभी भी उसके अंदर प्रेशर डाल रखा है इन लोगों ने। बोतल जैसे दबाने में टाइट लग रही है, इसको जरा सा हिला दूंगा ना बोतल और टाइट हो जाएगी, बोतल फिर टाइट हो गई दबाने में। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ गया इसके अंदर। देखो फिर आवाज निकलेगी, आवाज के साथ साथ कहीं मुंह ना निकले। ये देखा, कोल्ड ड्रिंक भी निकल रही है साथ साथ। यही तो दिक्कत है, समझ पा रहे हो तुम लोग? मैंने तुम लोगों को क्या बोला, कितनी आसान सी चीज बताई कि जो गैसेस हमारे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, गैसेस जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला हमारे पास आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की पोलर के अंदर डिसॉल्व करती है, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व करती है, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकती। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जो मिक्सिंग ऑफ गैस होती है किसी भी लिक्विड के अंदर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो हमारे सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मेरे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारी गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसलिए हम लोग कम से कम टेम्परेचर रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस सॉल्युबल हो। यहां से हम लोग क्या निकाल के आते हैं हम लोग कि मिक्सिंग ऑफ गैस इन अ लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ गैस
इन अ लिक्विड स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के ऊपर बहुत इजीली जो गैस है वो लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाती है। तीसरा जो फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितना ज्यादा हमारे पास प्रेशर होगा, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर हमारे सरफेस के ऊपर होता है गैसेस के पार्टिकल्स के ऊपर, उतनी ज्यादा ही उनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर होती है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और यही चीज हमारे को हेनरी लॉ कहता है। हेनरी लॉ हमारे को क्या कहता है, हेनरी लॉ हमारे को कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility of the gas in a liquid. The partial pressure on the molecules of the gas on the surface of the liquid is directly proportional to the solubility of the gas in a liquid. क्या कोई दिक्कत आई तुम्हारे को, फील आया समझ में? वाह वाह, और एनर्जी आ गई। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा हेनरी लॉ को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें पता है हेनरी लॉ तुमसे पेपर में पूछा जाता है, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सब चीजें करेंगे धीरे धीरे। मैंने तुम्हारे को क्या बोला, मैंने तुम्हारे को बोला कि हेनरी लॉ कहता है जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर हमारी गैसेस के ऊपर होगा उतनी ज्यादा ही उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। ये जो मोल फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, कि कितने मोल्स ऑफ गैस लिक्विड के अंदर मिक्स हो रखे। क्या कोई दिक्कत? जैसे ही मैं कांस्टेंट का साइन हटाता हूं, मेरे पास एक मतलब जैसे प्रोपोर्शनल साइन आता हूं, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग केएच कहते हैं। और इस केएच का नाम हमारे पास क्या होता है, इस केएच का नाम हमारे पास होता है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं 12 पास्कल का प्रेशर अगर एचसीएल को दूंगा, एचसीएल की गैस को दूंगा, तो उसकी कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी होगी। वही 12 पास्कल का प्रेशर किसी और को गैस को दे दूंगा तो क्या उसकी कोई सॉल्युबिलिटी अलग हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है। सारे नेचर ऑफ द गैस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। ये पूरा पूरा हेनरी कांस्टेंट बड़े सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारे पास हुआ था नेचर ऑफ गैस, कि सेम प्रेशर के ऊपर अलग अलग गैसेस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है। क्या पता 12 पास्कल के ऊपर हमारे पास एचसीएल की सॉल्युबिलिटी कुछ अलग आ रही है, ऑक्सीजन की कुछ अलग आ रही है, हाइड्रोजन की कुछ अलग आ रही है। क्या कोई दिक्कत? डन। अब मेरी बात ध्यान से समझो, यही तुम्हारे सामने लिख रखा है। क्या तुम्हारे को कोई दिक्कत? पूरे पूरे हेनरी लॉ के अंदर, हेनरी लॉ बहुत जरूरी है, ढंग से समझने की कोशिश करना। इन्होंने क्या बोला, हेनरी लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑन द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हेन टेंपरेचर इज कांस्टेंट। टेंपरेचर कांस्टेंट मान रहे हैं, टेंपरेचर चेंज नहीं मानेंगे, टेंपरेचर चेंज मानेंगे तो प्रेशर सब मतलब सारी कहानी ऊपर नीचे हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत? इजी है। यही हम लोगों ने पढ़ा, प्रेशर सॉल्युबिलिटी की डायरेक्टली बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी देखने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए मोल फ्रैक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास केएच जो है हेनरी कांस्टेंट है, एक्स जो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड है। क्या कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं हमारा जो हेनरी कांस्टेंट है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है वो हमारा नेचर ऑफ गैस है। मैंने तुम्हारे को अभी बताया, हाइड्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और, हीलियम के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और, N2 के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और, O2 के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और। तुम कहोगे यार ये सारी गैसेस तो मिक्स ही नहीं होती थी, दे ऑल आर पोलर गैसेस, दे आर नॉन पोलर गैसेस। नॉन पोलर गैसेस है, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स ही नहीं होगी, तो फिर इसका यार जरूरी थोड़ी है किसी और के अंदर मिक्स हो जाएगी, वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगी, तो क्या कोई दिक्कत? सही बात है कि नहीं? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हाइड्रोजन के केएच की वैल्यू कुछ और, हीलियम के केएच की वैल्यू कुछ और, N2 के केएच की वैल्यू कुछ और, O2 के केएच की वैल्यू कुछ और। नेचर ऑफ द गैसेस के ऊपर केएच की वैल्यू डिपेंड करती है। और तुम्हें पता है ऑक्सीजन के लिए भी 2 हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव हो सकती है अलग अलग टेंपरेचर के ऊपर, तभी वो टेंपरेचर कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि टेंपरेचर चेंज करने से हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है केएच डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर। ऑक्सीजन गैस के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए केएच की वैल्यू अलग है, हीलियम के लिए अलग है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए भी अलग अलग टेंपरेचर के ऊपर केएच की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। क्या कोई दिक्कत? हमारे को याद करनी है? नहीं याद करनी यार, क्वेश्चन दे देंगे, तुम लोगों को निकालना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास बनता है हेनरी लॉ का, और वो क्या बनता है? वो बनता है प्रेशर इज इक्वल टू केएच इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे अगर मैं मोल केएच की एसआई यूनिट्स की बात कर लूं, केएच की एसआई यूनिट की बात कर लूं, तो वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास होगी, देखो मोल फ्रैक्शन की तो कोई एसआई यूनिट होती नहीं, तो केएच की एसआई यूनिट सारी सारी हमारे पास प्रेशर जैसी हो गई, मतलब एटीएम हो गया, बार हो गया, पास्कल हो गया, ये सारी की सारी एसआई यूनिट हमारे पास यहाँ पे केएच की चल सकती है। क्या कोई दिक्कत? और तुम देखोगे, चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे मैं टेंपरेचर बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं टेंपरेचर बढ़ाता जाऊंगा मोल फ्रैक्शन हमारे पास कम होती जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपैंड करती है, हाँ कि ना? और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन हमारे पास कम होती जाएगी, केएच की वैल्यू हमारे पास बढ़ती जाएगी। इसको समझने की कोशिश करना। क्या बोला मैंने? जैसे ही मैंने टेंपरेचर बढ़ाया, तुम देख पा रहे हो केएच की वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा केएच इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं, जो मेरे पास हेनरी कांस्टेंट है वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन के हमारी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगला फैक्टर यही आएगा दैट KH is inversely, Henry constant is inversely proportional to solubility of gas.
अगर केएच की वैल्यू ज्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास कम होने लग जाएगी, जिससे केएच की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर केएच की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी मैं तुम्हारे को इसका दूसरा फैक्टर दिखाऊं, तुम्हारे को अभी अगर इसमें डाउट भी आ रहा है ना तो देखना अगली चीज तुम कितनी प्यार से समझोगे। अगला हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। मैंने तुम्हें बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है केएच के। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे को बोला ये बताओ कि केएच की वैल्यू कम कब होगी, ज्यादा टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे। मैंने अभी तुम्हारे को बताया टेम्परेचर बढ़ाने से केएच की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर मुझे केएच की वैल्यू लेस चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे टेम्परेचर भी लेस चाहिए होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो केएच की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर घटाऊंगा तो केएच की वैल्यू भी घट जाएगी। क्या कोई दिक्कत। और अभी मैं तुम्हारे को बता के आया हूं जो हेनरी कांस्टेंट है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सॉल्युबिलिटी हमारे पास, अगर केएच की वैल्यू कम होगी तो क्या सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। और तुम खुद सोचो केएच की वैल्यू कम कब, जब टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम केएच की वैल्यू कम, केएच की वैल्यू कम सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अभी पढ़ के आए थे हमारे पास गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा तब होती है जब टेम्परेचर कम होता है। फील निकाल के लेके आओ, फील निकाल के लेके आओ। ये देखो लास्ट के 2 पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अलग अलग गैसेस के लिए हमारे पास केएच की वैल्यू अलग अलग होती है। मैंने बोला अलग अलग टेम्परेचर के लिए भी केएच की वैल्यू अलग अलग होती है। टेम्परेचर की वैल्यू केएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे केएच की वैल्यू बढ़ जाएगी, हाँ कि ना। फिर मैंने तुम्हारे को बोला केएच की वैल्यू जो होती है वो हमारे सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हाँ कि ना। अब अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू घटाऊंगा तो केएच की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर केएच की वैल्यू कम हो जाएगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब जब टेम्परेचर कम तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा, मतलब एट लो टेम्परेचर solubility of gas in a liquid is more feasible। ले आ गई नहीं, आ गई फील, आ गई नहीं, आ गई फील, आ गया समझ में। क्या मस्त, क्या मस्त, क्या मस्त। अब लास्ट में तुम्हारे पास जहां से पेपर में क्वेश्चन निकल के आते हैं वो हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास आ रहा है इन सोडा बॉटल एंड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। जितनी भी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं उसके अंदर हेनरी लॉ का यूज किया जाता है। हम लोग प्रेशर ज्यादा रखते हैं, टेम्परेचर कम रखते हैं। प्रेशर ज्यादा रखने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम रखने से भी गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ड्रिंक के अंदर सॉल्युबल हो पाती है। क्या कोई दिक्कत, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, नहीं कंपटीशन। ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है, सोडा एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर पैक्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर सो एज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अ लिक्विड। प्रेशर जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। When bottles are opened, some gases are escaped, give a pop sound. This is because there were low pressure above the liquid and the carbon dioxide will easily escape the bubble। जैसे ही इसको खोलूंगा ये फिस की आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रेशर आसपास की सराउंडिंग में निकल गया। यहाँ प्रेशर ज्यादा है, आसपास प्रेशर कम है। क्या मतलब मुझे बहाना चाहिए होता है इसे पीने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझो। दूसरा जो हमारे पास आता है ना, दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है एनोक्सिया का। एमनीशिया भी कहते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब ध्यान से समझो, तुम्हें पता है क्या, जब कभी भी मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, मैं क्यों चढ़ूंगा पहाड़ पे, मैं क्यों चढ़ूंगा पहाड़ पे। मान लो यहाँ पे चढ़ रहा है राम कुमार। कौन चढ़ रहा है पहाड़ पे, राम कुमार। कौन चढ़ रहा है, राम कुमार। अब राम कुमार भाई साहब चढ़ रहे हैं पहाड़ पे। अब पहाड़ पे जैसे ही वो चढ़े, तुम्हें पता है पहाड़ के ऊपर जाते जाते, अब यहाँ पे खड़ा हुआ जमीन पे, यहाँ पे खड़ा हुआ जमीन पे राम कुमार, जैसे जैसे वो पहाड़ पे गया। अब तुम एक बात बताओ, कहां पर उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जब वो नीचे खड़ा हुआ है, जब वो ऊपर खड़ा हुआ है। तुम्हें पता है यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर ज्यादा होने की वजह से जब राम कुमार हमारे ग्राउंड लेवल पे हो, जब राम कुमार हमारे ग्राउंड लेवल पे है तो इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे ही हमारा राम कुमार ऊपर चला गया, वहां पे उसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम क्यों हो जाएगा, प्रेशर कम इसी वजह से हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाते जाते हमारे पास एटमॉस्फेयर कम हो जाता है। तो वहां पे जाने की वजह से एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कम हो गया। अब तुम्हें पता है जैसे ही प्रेशर कम होगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन हिज बॉडी, उसके जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सोल्यूबल थी उसका अमाउंट कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का अमाउंट जैसे ही सोल्यूबल कम होगा उसको चक्कर आने लग जाएंगे, बेहोशी आने लग जाएगी। तुम्हें पता है लोग कहते हैं ऊपर जाने पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, कैसे, अरे ओजोन तक ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन का अमाउंट कैसे कम हो गया, हमारे अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर तक ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम नहीं होता। बट हम लोग जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं, जो बॉडी के अंदर डिसॉल्व होने वाली ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम हो जाता है, डिसॉल्व नहीं हो पाती। क्यों डिसॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। तुम्हें पता है हेनरी लॉ कहता है जितना ज्यादा प्रेशर होता ज्यादा ही मिक्सिंग हो पाएगी हमारे पास गैसेस की। तीसरा फैक्टर हमारे पास कौन सा आता है, ये दूसरा फैक्टर लिख रखा है, तीसरा फैक्टर तो मैंने बता दिया, डीप सी डाइवर्स के लिए। अब डीप सी डाइवर्स के साथ क्या होता था ये समझने की कोशिश करना। डीप सी डाइवर्स जो अपने पीछे वो सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स, उनके अंदर ना ऑक्सीजन के साथ साथ क्या भरी जाती थी, अभी हीलियम लिखी हुई, पहले भरी जाती थी नाइट्रोजन। क्या भरी जाती थी, नाइट्रोजन। पहले भरी जाती थी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन पूरे गैस के। हमें तो लगता था सिर्फ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी भरी जाती थी। अब तुम बताओ जैसे ये डीप सी डाइवर्स पानी के नीचे नीचे तक जाते थे तो नीचे तुम्हें पता है प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर सॉल्युबल हो जाती थी।
मैं लिया, मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर डाला, मैं पानी के नीचे चला गया, पानी के नीचे यहाँ पे हिमांशु तैर रहा है, ये फुल ऐश वैश कर रहा है, और मेरी बॉडी के अंदर क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डिसॉल्व हो रहा है। मैं जब पानी के नीचे हूं मुझे तब दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जब मैं जैसे ही पानी के ऊपर वापसी आऊंगा, यहाँ पे आते साथ ही प्रेशर कम होते साथ ही इनकी डिसोल्यूशन कम होगी, डिसोल्यूशन कम होते साथ ही ना N2 हमारी बॉडी के बाहर निकलती थी, और इससे ना हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉट्स रेडी हो जाते थे, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट रेडी हो जाते थे, बड़ी दिक्कत होती थी डाइवर्स को। इसी वजह से ना अब N2 की जगह पे हीलियम यूज करी जाती है, क्योंकि हीलियम थोड़ी सी लेस सॉल्युबल होती है N2 के कंपैरिजन में, जिस वजह से हम लोगों को ये क्लॉटिंग वाली दिक्कत नहीं होती। देखो कितना बड़ा लिख रखा है इसके अंदर, क्या लिखा हुआ है, इन डीप सी प्रेशर्स इज हाई देन द प्रेशर ऑफ गैस एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, एज डाइवर गो डीप दे इनहेल हाईली प्रेशराइज्ड गैस, कंप्रेस्ड गैस इंक्लूडिंग N2 भी होती है उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द ब्लड इंक्रीजेस, N2 लीव्स द बॉडी एट द लो टेम्परेचर, बॉडी को लो टेम्परेचर के ऊपर छोड़ देती थी हमारी N2 गैस। On ascending, sometimes dive comes so quickly, resulting in liberation of N2 too quickly, मतलब जैसे डाइवर बहुत बाहर आ जाता है तो N2 अचानक से बाहर आती है, so that rapid going leads to the formation of N2 bubbles, N2 के बबल्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उससे हमारे को क्लॉट हो जाता है, क्लॉट होने से साथ साथ हमारे को नर्व ब्रेकडाउन भी हो सकता है। इसी वजह से हम लोग इंस्टेड ऑफ N2 हीलियम का यूज करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के अंदर मिक्स करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास हीलियम होती है वो कहीं ना कहीं N2 के मुकाबले लेस सॉल्युबल होती है। व्हाई हीलियम इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन इन गैस सिलेंडर्स ड्यूरिंग द डीप सी डाइविंग, हीलियम इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्युबल देन नाइट्रोजन इन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के अंदर हीलियम कम सॉल्युबल होती है, हीलियम कम सॉल्युबल होती है, तो जैसे हम लोग ऊपर आएंगे तो हीलियम इतनी मिक्स हो नहीं रखी, हमारे क्लॉट वाली कोई सी भी दिक्कत नहीं। खत्म करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी का लेक्चर, आज यही था हमारे पास। इसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। क्वेश्चन करवा दूंगा क्वेश्चन, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा बहुत चैप्टर खींच लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग एक साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे आधे चैप्टर के, फिर उसके बाद आगे, क्योंकि ना थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है, तो मतलब तुम्हारे पेपर में एट द एंड तुम्हारे को किसी के क्वेश्चन में घुमाया जाता ना तो सॉल्यूशन के क्वेश्चन, बाकी सबके क्वेश्चन पूरा केमिस्ट्री का 70 में से 70 नंबर का पेपर एकदम मक्खन आता है, वो तुम्हारे को कहीं अगर ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के क्वेश्चन बनना चाहते हैं। क्या कोई दिक्कत? तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। वेल डन कि तुम लोगों ने यहाँ तक आगे पढ़ाई करी और हम लोग सॉल्युबिलिटी की एकदम तगड़े तरीके से पी ले चुके हैं। तुम लोग पीना चाहो तो तुम भी अपने घर जाके पी सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहो।